नमस्कार भावी शिक्षकों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को इसी तरह सही दिशा दे रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि 2015 में हुए यूपी टेट की। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपनी रेंज को समझ सकें कि पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस रेंज तक आ रहे हैं और किस रेंज तक हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में कुछ फायदा ये भी होता है, जैसे हमने लास्ट ईयर हुए एग्जाम में देखा कि पेपर जो था वो 2017 का एकदम रिपीटेड था। ठीक है, तो थोड़ी बहुत उम्मीद वो भी है। प्लस प्लस पॉइंट ये है कि हमें हर चीज कवर करने का मौका मिलेगा अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लिया तो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मापन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, मापन के प्रकार कितने होते हैं, तो मापन के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं चार। ठीक है, कौन कौन से? पहला होता है शाब्दिक, दूसरा होता है क्रमिक, तीसरा होता है अंतराल, ठीक, और चौथा होता है अनुपात। ये चार प्रकार के मापन जो हैं वो होते हैं। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, और परम शून्य जिसमें आता है वो होता है अनुपात मापनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुपात मापनी। समझ में आ गया? अनुपात मापनी में कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, परम शून्य जो है वो किसमें आता है बेटा? अनुपात मापनी में देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए देखिए, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव। ओके, अब फ्रायड की बात करें तो सिगमंड फ्रायड ने सबसे पहले तो मुझे बताइए कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था मनोविश्लेषणात्मक मनोविश्लेषणात्मक ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है, अच्छा, इन्होंने दो संप्रत्यय दिए थे, कौन कौन से? पहला दिया था चेतन, अर्धचेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये इनका पहला था, पहला संप्रत्यय था। और दूसरे संप्रत्यय में इन्होंने क्या दिया था बेटा? दूसरे में इन्होंने दिया था इदम, अहम और पराहम। ठीक है, इदम, अहम और पराहम। मैंने आपको बताया ना, हम हर एक डिटेल में जाएंगे ताकि हमें सिर्फ इस क्वेश्चन नहीं और इस क्वेश्चन से बनने वाले क्वेश्चंस को भी हम क्लेरिफाई कर सकें। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इन्होंने कितने संप्रत्यय दिए थे? दो संप्रत्यय दिए थे। पहले संप्रत्यय में चेतन, अर्धचेतन और अचेतन के बारे में बात की गई, और दूसरे में इदम, अहम और परमाहम। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है। तो हमारे मूल्यों का जो आंतरिकीकरण है वो परमाहम में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? कि परमाहम जो है वो सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों एवं आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण की पुकार भी कहा जाता है। किसको? पराहम को। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवहारवादी डैश, यानी यहाँ पर किसी व्यवहारवादी का नेम आने वाला है। उन्होंने क्या कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, ठीक है, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। ये किस व्यवहारवादी की बात कर रहे हैं? तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक ही हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वॉटसन की बात कर रहे हैं। किसकी? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वॉटसन। वॉटसन ने इस कथन को कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो मैं बना करके आपको दे दूंगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। ध्यान को आकर्षित करने के लिए बेटा
उद्दीपन की तीव्रता चाहिए, उद्दीपन की उपादेयता चाहिए, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। बेटा देखो, ध्यान आकर्षित तभी होगा जब उद्दीपन की तीव्रता होगी। उद्दीपन की तीव्रता जितनी अधिक होगी, व्यक्ति न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उद्दीपन की तीव्रता। ठीक है, कंफर्म। अगला देखिए, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। बेटा ये एक तरीके का कथन भी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेरणा। बेटा शिक्षण के जरिए हम किसी में रुचि उत्पन्न नहीं कर सकते, सहानुभूति के जरिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, समदृष्टि से भी नहीं किया जा सकता। प्रेरणा ही एक ऐसी चीज है जिसमें छात्र छात्र के अंदर हम रुचि को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार, बेटा सिगमंड फ्रायड के कुछ कथन दिए गए हैं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। पढ़ते हैं पहले। ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। ठीक, पहला कथन ये हो गया। दूसरा कथन कह रहा है कि विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। तीसरा है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो बेटा सिगमंड फ्रायड का जो कथन है वो है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ओके। क्योंकि कथन है इसलिए आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं करने वाली। ठीक है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है बेटा? SOR जो है वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसमें हम O की बात ही करते हैं, उसके आसपास हो रहे उद्दीपकों द्वारा हुए चेंजेस की। ठीक है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है बेटा? ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि कहलाती है, इंटरेस्ट कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? बेटा एक परिस्थिति से सीखा और दूसरी परिस्थिति में जाके अप्लाई कर दिया, मतलब क्या हुआ? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि हमने उसका स्थानांतरण कर दिया। जो भी हमने सीखा उसका स्थानांतरण कर दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सीखने में स्थानांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? स्मृति बिल्कुल भी नहीं। सीखना, प्रेरणा या चिंतन? अनुभव द्वारा जो भी हम कुछ सीखते हैं वो उसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीखना। ऐसा क्यों होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, हमने उसको लाल मिर्च दी खाने के लिए नहीं, या फिर उसको सिर्फ हाथ में ही पकड़ा दी हमने। वो छोटे बच्चे भाई अमूमन क्या करते हैं, जो भी चीज मिलती है सीधे मुंह में डाल लेते हैं। तो जैसे ही उसने उस मिर्च को मुंह में डाला, उसको तीखा लगा, हो सकता है वो रो भी दे। ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हम उसको मिर्च पकड़ाएंगे तो वो पकड़ भी लेता है तो खाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज मुझे हर्ट करेगी। ठीक है, तो यानी उसने अनुभव द्वारा क्या किया बेटा? सीखा और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया। ठीक है, अनुभव द्वारा उसने क्या करा? सीखा, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है? बेटा बार ग्राफ के बारे में आप सभी ने पढ़ रखा है। तो सांख्यिकी में जो भी रेखा चित्र स्तंभों के द्वारा प्रयोग करते हैं हम, वो होता है स्तंभाकृति। ठीक है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का, बेटा देखो बुद्धि का सबसे अधिकतम विकास जो होता है वो आप सभी को पता है, शैशवावस्था नहीं, सॉरी, किशोरावस्था में होता है। किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है बेटा? बताइए। शिशु का अधिकांश व्यवहार, बेटा शिशु है, ठीक है, तो शिशु जो है वो अपने मूल प्रवृत्ति द्वारा हुए व्यवहार को ही ज्यादा प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसी पर सारे मूल प्रवृत्ति पर ही सारे व्यवहार उसके आधारित होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि यह अवस्था बालक के भावी जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, शैशवावस्था को जीवन का आधार कहते हैं मनोवैज्ञानिक। इसीलिए शिशु का अधिकांश व्यवहार बेटा किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, जो उसके इनबिल्ट आए हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? बेटा कोहलर ने
किस पर प्रयोग किया था? अच्छा, उनके द्वारा जो बुक आई थी वो आई थी 1925 में, मेंटालिटी ऑफ ओप्स। मेंटालिटी ऑफ ओप्स। आप लोगों ने एक पिक्चर भी देख रखी होगी, प्लैनेट ऑफ एप्स, जिसमें बंदर बात करते हैं। ठीक है, बंदर क्या करते हैं? बात करते हैं। मतलब बात करने इन द सेंस कि मतलब उनको बोलते हुए दिखाया गया है उसमें। ठीक है, तो सिर कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था बेटा? एक चिंपैंजी पे किया था। उस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। क्या नाम था चिंपैंजी का बेटा? सुल्तान। ठीक है, इसमें चिंपैंजी तो नहीं दिया है, वनमानुष कहते हैं हिंदी में उसको। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है वनमानुष। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी डैश उच्च होंगे। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने, अच्छे अंक प्राप्त करने। बेटा जिसका अगर क्या कहते हैं उसको, आईक्यू लेवल हाई है, तो जरूरी नहीं उसमें सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी भी उतनी ही हाई हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सृजनशीलता जो है वो अलग अलग होती है, आईक्यू के हिसाब से नहीं होती। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। अच्छा, मुझे ये बताइए जो प्रभाव का नियम है वो टोटल हैं कितने नियम, और दिया किसने था? तो ये आते हैं बेटा सीखने के नियम में। किसमें? सीखने के नियम में आते हैं। सीखने का नियम दिया किसने था बेटा? सीखने का नियम दिया था थॉर्न डाइक ने दिया था। सीखने का नियम किसने दिया था बेटा? थॉर्न डाइक ने दिया था। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहला नियम था तत्परता का नियम। पहला नियम है तत्परता का। दूसरा है प्रभाव का। ठीक, और तीसरा है हमारे पास अभ्यास का नियम। बात समझ में आ गई? ये 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रभाव का नियम किसने दिया था, तो भाई आपके पास जवाब है। अब प्रभाव का कहे तो चेंज कर दे, चेंज कर दे, अभ्यास का, तत्परता का कर दे। ठीक है, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है? ठीक, किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है? प्रत्याह्वान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि? देखो बेटा, प्रत्याह्वान विधि जो है वो स्मृति से रिलेटेड है। ठीक, पहचान विधि स्मृति से रिलेटेड है। पुनः सीखना विधि जो है वो स्मृति से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन ये जो तार्किक है, तार्किक विधि है, ये किससे है रिलेटेड है बेटा? ये बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड है। किससे? बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड है, क्योंकि रीजनेबल एबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड है, और ये बाकी 3 स्मृति से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कौन नहीं है, तो ये नहीं है भाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट का विकास किसके द्वारा हुआ है? ठीक है, टैट का विकास सबसे पहले मैं बता दूं मरे के द्वारा हुआ है। ठीक, टैट का विकास मरे के द्वारा हुआ है, जिसमें ये क्या यूज करते हैं बेटा? 31 कार्ड का यूज करते हैं। कितना? 31 कार्ड। और एक व्यक्ति पे यानी 1 पर्सन पे ये ज्यादा से ज्यादा 20 कार्ड प्रयोग करते हैं। ठीक, सभी कार्ड्स पे कुछ ना कुछ डायग्राम्स बने रहते हैं, कुछ चित्र बने रहते हैं, और 5 मिनट के अंदर हमें उसमें कहानी बनानी होती है उस चित्र को देख करके। ठीक, ये होता है टैट का व्यक्तित्व परीक्षण होता है इसमें। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, क्रिया केंद्रित या बाल केंद्रित? तो बेटा बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, बाल केंद्रित। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो सबसे पहले आपको विकास का सिद्धांत पता होना चाहिए, और सारे के सारे ही पते होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला आता है निरंतरता का सिद्धांत, यही होता है पहला। दूसरा आता है समन्वय, समन्वय दूसरा हो गया। ठीक, तीसरा क्या होता है बेटा? तीसरा होता है वैयक्तिकता, वैयक्तिकता। तीसरा होता है वंश, चौथा होता है वंशानुक्रम।
एंड द फिफ्थ वन इज विकास का क्रम। ठीक, ये हो गया इसके सारे स्टेप। तो हमसे फिर वही बात कर रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन नहीं है। आपको सारे पता होंगे तभी आप बता पाओगे। तो निरंतरता का सिद्धांत विजिबल है, ठीक, समन्वय का सिद्धांत विजिबल है, वैयक्तिकता का सिद्धांत विजिबल है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ठीक है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ये जो बेटा बात है, अगर इसका हम करें राइट आंसर का, तो इसका हो जाएगा तत्परता का नियम। ठीक है, पाठ प्रस्तावना जो है वो तत्परता से ही पॉसिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि तत्परता में कार्य करने की शक्ति जो है वो निहित होती है। तत्परता में कार्य करने की शक्ति जो है वो निहित होती है, और तत्परता से ही क्या होता है बेटा? सक्रियता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? सक्रियता, जो कि कक्षा शिक्षण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो राइट आंसर इज तत्परता का नियम। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। अच्छा, प्रथम सोपान है तो मतलब हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो सीक्वेंस में सबसे पहला आता है बेटा प्रत्यक्षीकरण। ठीक, संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान है वो है प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है विभेदीकरण, विभेदीकरण। तीसरा आता है बेटा पृथक्करण, पृथक और करण। और चौथा आता है सामान्यीकरण। ओके, क्लियर है? ये एकदम सही वे है। पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, और चौथे पे ये है। ठीक, तो हमसे पूछा है प्रथम सोपान यानी फर्स्ट स्टेज यानी प्रत्यक्षीकरण। एंड वेयर इज द प्रत्यक्षीकरण? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा किया गया था। तो ये जो है वो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा किया गया था, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय। ठीक है, किसके द्वारा? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं बताने वाला। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? बेटा अगर बात आ गई है उदाहरण की, मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने याद कराया हुआ है दो विधियां। देखो पहले, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक, ये दो विधियां मैंने आप लोगों को बताई थी। अब आगमन में हम सबसे पहले उदाहरण देते हैं, फिर बच्चों को सिखाते हैं नियमों को। और निगमन में क्या होता है? पहले नियम बताते हैं, फिर उससे बच्चे जो है वो अज्ञात चीजों के बारे में सीखते हैं। तो उदाहरण की बात कर रहा है तो इसमें से सबसे पहले ओ भैया किसकी बात आ जाएगी? आगमन की। कहाँ है आगमन? ऑप्शन बी करेक्ट है। बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर है इतना? आगे बढ़े। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। देखो बेटा, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं मैं बता दूं अभी आपको। पहला आता है अभिवृत्ति, ठीक, फिर आता है रुचि, फिर आता है लक्ष्य, फिर आती है आदत, फिर आता है जिज्ञासा। ठीक है, एंड देन उसके बाद आती है आवश्यकता, एंड देन परीक्षण। आवश्यकता और फिर परीक्षण, और परीक्षण के बाद क्या निकलता है? अर्थ। ये सारी चीजें अवधान में आंतरिक व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण करती हैं। ठीक, अब इसमें से देख लो कौन कौन सी चीजें किसमें। भैया पुरस्कार दंड की तो हमने बात ही ना करी। प्रकाश, ध्वनि, गंध, इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है। उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, ना बिल्कुल नहीं। लेकिन रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, ये तीनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए। बाल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र है। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन? बिल्कुल भी नहीं। केवल गर्भावस्था की विशेषताओं? ना ना बिल्कुल नहीं। केवल बाल्यावस्था? बिल्कुल नहीं बेटा, केवल वर्ड तो यूज ही नहीं करना। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन जो है वो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है। कोई पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण कहलाती है। बेटा देखो, यहाँ पर एक बात कर रहे हैं अनुवांशिक बीमारी की, जिसको हम क्रोमोसोम जनित विकार भी बोलते हैं। कौन सा? क्रोमोसोम
जनित विकार कह सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जनित विकार कौन सा होता है बेटा? डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम होता है। बात समझ में आ गई? ओके। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोहलबर्ग के अनुसार, ठीक, पहला आता है पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत, फिर उसके बाद आता है उत्तर रूढ़िगत। ठीक है, ये तीन आते हैं, लेकिन जो ऑप्शन हमारा सही है वो है पूर्व परंपरागत। इसमें क्या होता है, नैतिकता जो है वो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित करी जाती है इस अवस्था में, पूर्व परंपरागत। ओके भाई, आप अपनी मेंटालिटी अगर कुछ बना चुके हो, सेट कर चुके हो, तो वो किसी बाहर से फिर अप्लाई, मतलब बाहर वाला कुछ भी कहे, है ना, आपने अपना पैमाना सेट कर रखा है। ठीक, तो आप बाहर वाले के बहकावे में नहीं आओगे। लेकिन एक एज ऐसी होती है, पूर्व पारंपरिक अवस्था ऐसी होती है जिसमें नैतिकता जो है वो बाह्य कारकों से निर्धारित होती है, सेट होती है। वो जो कहेंगे आप वो करोगे। ओके, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम, सही क्रम क्या होता है बेटा? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट एंड युग्मनज। तो बेटा सबसे पहले आते हैं अंडाणु शुक्राणु। सही सीरियल पूछा है हमसे, तो हम सही सीरियल की बात करेंगे। फिर बनता है युग्मनज, एंड देन लास्ट में बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। ओके, ये है राइट सीरियल नंबर्स। अब ये जिसमें भी होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंडाणु शुक्राणु पहले आ रहा है तो 2 में अंडाणु शुक्राणु आ रहा है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट लास्ट में आता है, नहीं तो ये करेक्ट हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रोफेसर युंग ने किया है बेटा। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि व्यक्तित्व के 3 वर्गीकरण दिए हैं युंग ने, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल और उभय यानी कॉमन वाले। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये रहे 2015 के 30 क्वेश्चन जो कि किससे रिलेटेड थे बेटा? बाल विकास एवं शिक्षण विधि से रिलेटेड थे। और मैं आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सपोर्ट करिए, जिससे हम आने वाले वीडियोस में आपको और भी ज्यादा अच्छे से शिक्षित कर सके, नॉलेज देने का प्रयास कर सके। ठीक है, धन्यवाद।